आज हम हिंदी विषय में आधुनिक काव्य कहानी तथा व्यावहारिक हिंदी इस पुस्तक से धरती अभी भी घूम रही है इस कहानी की स्वाध्याय कृति का अध्ययन करेंगे। पिछले भाग से ही हमने इस कहानी के स्वाध्याय कृति के अध्ययन के लिए शुरुआत की है। इसमें से दीर्घोत्तरी प्रश्न में से पहला प्रश्न है, धरती अब भी घूम रही है, इस कहानी की कथा वस्तु स्पष्ट कीजिए। अथवा धरती भी घूम रही है कहानी में जो भी उसके आधार पर स्पष्ट कीजिए कि सामाजिक अव्यवस्था बच्चों के मन पर किस प्रकार व कैसा प्रभाव डालती है। इस प्रास्ताविक में धरती अभी भी घूम रही है विष्णु प्रभाकर जी के सामाजिक विसंगतियों पर लिखी गई एक प्रसिद्ध रचना है। विष्णु प्रभाकर जी पर महात्मा गांधी के दर्शन और सिद्धांतों का गहरा असर पड़ा है। इसके चलते ही उनका रुझान कांग्रेस की तरफ हुआ और स्वतंत्रता संग्राम के महासमर में उन्होंने अपनी लेखनी का भी एक उद्देश्य बना लिया। जो आज़ादी के लिए सतत संघर्ष के महासमर में उन्होंने अपनी लेखनी का भी एक उद्देश्य बना लिया है, जो आज़ादी के लिए भी एक संघर्ष रहा। वे अपने दौर के लेखकों में प्रेमचंद, यशपाल, जैनेन्द्र और अज्ञेय जैसे लेखकों के सहायक यात्री रहे हैं, लेकिन रचना के क्षेत्रों में उनकी एक अलग पहचान रही है। विष्णु समाज के यथार्थ स्वरूप का बेबाक चित्रण किया है। उन्होंने कहा है कि वही दूसरी तरफ सुधारवादी दृष्टिकोण का भी परिचय उन्होंने दिया है। इस कहानी में कथा वस्तु जो दी है वो निम्नलिखित है, उन्होंने स्पष्टीकरण के सहित हमें दी है। एक है मध्य वर्ग की आर्थिक मजबूरी का चित्रण। यहाँ पे उन्होंने विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित धरती अभी भी घूम रही है सर्वाधिक चर्चित कहानी है, जिसमें अत्यंत कुशलता से बच्चों की मासूमियत के द्वारा समाज की भ्रष्ट व्यवस्था और देश की बिकती हुई व्यवस्था पर करारा तमाचा जड़ा है। इस कहानी के पात्र बालक बालिका कहानी के अंत तक पाठक के मन पर प्रभावितः प्रभाव डालते हैं। वे इस बात के लिए हमें प्रेरित करते हैं कि आप इस न्याय व्यवस्था को परिवर्तित करें। इस कहानी में कोई घोषणा नहीं, न कोई प्रतिबद्धता है, किंतु फिर भी यह एक जाने हुए सत्य को चौंकाने वाली कहानी है। इसीलिए इस कहानी को सफलता मिल पाई है। प्रस्तुत कहानी में न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार और दो बच्चों के प्रति पिता के प्रति प्रेम की भावना चित्रित होती है। मध्यम वर्गीय क्लर्क आर्थिक मजबूरी में ईमानदार होते हुए भी छोटी सी रकम की रिश्वत लेने के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा है। जो गलती उन्होंने की नहीं है उसकी सजा वो भुगत रहे हैं। रिश्वत तो सारे क्लर्क लेते हैं, पर वे रिश्वत किसी प्रकार लिए जाए इसकी जानकारी भी रखते हैं और पकड़े जाने पर अपने अधिकारी को रिश्वत देने या खुद को बचा लेने के लिए भी वो व्यक्ति समर्थ होते हैं। दूसरा है मूल संवेदना। प्रस्तुत कहानी में मूल संवेदना यह है कि जेल की सजा काट रहे क्लर्क के मातृहीन बच्चे जैसे पढ़ाने के लिए फीस चुकाने का भी पैसा नहीं था, वो चुकाने के लिए उसने रिश्वत ली होगी। वे बच्चे अपनी मौसी और रिश्तेखोर मौसा के यहाँ पल रहे हैं। उनका मौसा कई बार रिश्वत ले चुका था, मगर उसे सजा नहीं हुई। अपमान और क्रूरता भरे व्यवहार के चलते अपने पिता को सजा देने वाला जज के घर बालक बालिका जाकर उसे रिश्वत देकर अपने पिता को जेल से छुड़ाने के लिए वो छोटे से बच्चे वहाँ पे गए हैं और वो जो जज है उन्हें प्रार्थना कर रहे हैं कि ये रिश्वत लो और हमारे पिताजी को छोड़ दो। वे बालक और बालिका नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, पर उन्होंने सुना है कि जज लोगों से रुपए पैसे और लड़की की रिश्वत लेकर अपराधियों को छोड़ देते हैं। उन दो बच्चों ने किसी प्रकार 50 रुपए जमा लिए थे और अपने बहन को समर्पित करने का प्रस्ताव लेकर न्यायाधीश के बंगले पर वो पहुंच गए हैं। उनके इस प्रस्ताव के साथ ही कहानी समाप्त होती। तीसरा है समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार का बाल मनन पर होने वाला प्रभाव। प्रस्तुत कहानी में उसके माध्यम से लेखक
यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि समाज में व्याप्त अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, अनैतिकता आदि का बालमन पर कितना गहरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लतीनी अमेरिकन पत्रिका और लेखक एदुआर्दो गालो आनो के एक जगह लिखा है कि किसी समाज की वास्तविक जानकारी इस बात से भी होती है कि वहाँ किस तरह की अनैतिक क्रियाएं होती हैं। इस कथा के सिलसिले में इसी बात पर विचार करते हुए उन्होंने कहा है कि समाज में 10-12 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए ऐसा माहौल बना दिया जाए कि वे अपराध की दुनिया में प्रवेश कर जाए तो वह समाज कैसा होगा। अंततः हम कह सकते हैं कि उक्त कहानी इस तथ्य की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करती है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार, क्रूर व्यवहार, झूठ कपट, रिश्वतखोरी आदि का सामना जब 8-10 साल के बच्चे करते हैं तो उनके मासूम और भोले मस्तिष्क पर इसके इनके कितने भयावह परिणाम दिखाने हमको सबको देखने मिलते हैं। 4 है सामाजिक भेदभाव, पूर्ण व्यवहार और अपराधी कृति। प्रस्तुत कहानी में कमल 8 वर्ष और नीना 10 वर्ष की बालक और बालिका है। उनके माँ की मृत्यु हो चुकी है। पिता उनकी अच्छी परवरिश करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन महंगाई से तंग आकर 20 रुपए की रिश्वत लेता है और पकड़ा जाता है, जिस कारण जैसे ही 9 महीने की सजा उन्हें हो जाती है। कमल और नीना अपने मौसा मौसी के पास रहते हैं और उनके साथ बेहद बुरा व्यवहार वो दोनों भी करते हैं। मौसा और मौसी अपने बच्चों से अत्यंत प्रेम करते हैं, लेकिन कमल और नीना के साथ दुर्व्यवहार या बुरा व्यवहार करते हैं। इसीलिए नीना से कहता है कमल, आज मुझे मौसा जी ने बहुत मारा। जीजी गिलास तोड़ा तो प्रदीप ने और मार मिला मुझे। जीजी उसे कहती है, यहाँ से चले। लेखक हमें बताना चाहते हैं कि छोटे बच्चे में अपराध की मनोवृत्ति इसी सामाजिक भेदभाव के पूर्ण व्यवहार के कारण उपस्थित है। इसमें का 5वां उन्होंने एक निम्नलिखित बताया है, सामाजिक जीवन में फैले भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की और संकेत। प्रस्तुत कहानी में मौसी और मौसा इन दोनों के बातचीत से कमल और नीना को इस बात का पता चलता है कि उनके पिता ने केवल 20 रुपए की रिश्वत ली थी। मौसा कहते हैं, जब रिश्वत ली है तो दी क्यों थी, और 300 देने पड़ते तो 500 बटोरने का मार्ग तो खुलता। मैंने कहा कि 300-400 रुपए का प्रबंध तो कर दे, तुम्हें छुड़ाने का जिम्मा मेरा। तो सत्यवादी बन गए, मैं रिश्वत नहीं दूंगा तो ली क्यों थी? अरे लेते हो तो दो भी ना। मासा का यह कथन सामाजिक जीवन में फैले हुए भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की ओर संकेत करता है। मौसा की बात सुनकर भोले भाले बच्चे यह सोचने लगते हैं कि रिश्वत लेने पर दी भी जाती है। वे कहते हैं, पिताजी तुमने रिश्वत ली थी तो देते क्यों नहीं है? बच्चों को अपने मौसा से पता चला है कि रिश्वत और तरह की होती है। एक प्रोफेसर ने एक लड़की को एमए पर अव्वल कर दिया था क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत थी। इस तरह से भ्रष्टाचार का बुरा प्रभाव बच्चों के मन के ऊपर होते हुए हमें इस कहानी में दिखाई दे रहा है। उसमें का 6वां भाग है, पिता को जेल से छुड़वाने के लिए प्रयत्नशील। प्रस्तुत कहानी में कमल 8 वर्ष का बालक और नीना 10 साल की बालिका है। कमल और नीना मौसा की बात सुनते ही एक प्रोफेसर ने एक लड़की को एमए में अव्वल कर दिया था क्योंकि वह खूबसूरत थी। वे दोनों बच्चे इन बातों का मतलब नहीं समझ पाते थे कि आखिर खूबसूरत लड़की का वे करते क्या है। वे बड़ी गंभीरता से सुनाई बातों को याद करते थे। नीना और कमल दोनों बच्चे पिता को जेल से छुड़ाने के लिए प्रयत्नशील कर रहे थे और दोनों को भी एक दिन वो दोनों भी सुबह तैयार होकर जज के भवन पर पहुंच जाते हैं। कमल जज से कहता है, हमारे पास 50 रुपए हैं। आपने 3000 लेकर एक डाकू को छोड़ा है। रुपए थोड़े हो तो नीना भी बिना सोचे समटे रटाए पाठ की तरह बोली, मैं 1, 2, 3 और
आपके पास रह सकती हूँ। कमल कहता है, मेरी जीजी खूबसूरत है और आप खूबसूरत लड़कियों को लेकर काम करते हैं। इससे यही निष्कर्ष की तरफ हम जाते हैं कि इस प्रयुक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि बच्चों का मन और मस्तिष्क मासूम, सहज और भोला होता है। उन्हें सामाजिक और राजनीतिक जीवन में फैले हुए भ्रष्टाचार का कोई आभास नहीं होता। सामाजिक निर्ममता, कठोरता, अनैतिकता एवं क्रूर आचरण बाल मन को झंझोर कर देता है। वे बातों की गहराई को समझने में असमर्थ होते हैं और बातों को स्थूलता से पकड़ते लेते हैं और उन्हें का अनुसरण करते हैं। इस तरह से इस प्रश्न में पूरी कहानी का उन्होंने सार बताया है और उसमें उन्होंने कथा, वस्तु, निम्नलिखित स्पष्टीकरण उन्होंने इन 6 माध्यमों से किया है। ये 6 माध्यम आप अच्छी तरह से पढ़िए, इसका अध्ययन कीजिए और ये सब कुछ, इसका जो भावार्थ है, इसका मथित अर्थ है, वो आप आपकी हिंदी के कापी में लिखिए। इसका जो प्रश्न आगे दूसरा है वो हम नेक्स्ट सेशन में अगले भाग में इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।